नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास रह सकता है, लेकिन 29 और 30 जनवरी के बीच मौसम फिर से बदल जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाएंगे और कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मृत्यु भोज की प्रथा राजस्थान के करौली जिले के सिंघानिया गांव में अब बंद हो गया। 250 घर वाले इस गांव में मृत्यु भोज पर खर्च होने वाला पैसा सरकारी स्कूल को दान किया जा रहा है। ग्रामीण पिछले 3 साल में करीब 20 लाख रुपए स्कूल को दान कर चुके हैं। इस राशि से स्कूल में नए कमरे बने और आधुनिक सुविधाओं का विकास हुआ। इस पहल की शुरुआत गांव के युवाओं ने की। इसके बाद बुजुर्गों ने सालों से चली आ रही इस मृत्यु भोज की प्रथा को बंद करने का फैसला लिया। मृत्यु भोज बंद होने से गांव वालों को आर्थिक राहत मिली है। पहले मृत्यु भोज में 5 गांवों को न्योता दिया जाता था। कई परिवारों को कर्ज लेकर भोज का इंतजाम करना पड़ता था और कर्ज चुकाने में सालों लग जाते थे। अब वही पैसा शिक्षा के विकास में लगाया जा रहा है। पत्नी के साथ वर्दी में रील बनाने वाले पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी मोहम्मद याकूब की जांच के बाद उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह पाटन के अंचल निरीक्षक चंदन कुमार को हुसैनाबाद का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह घटना गणतंत्र दिवस के दिन हुई थी, जब इंस्पेक्टर चौधरी ने थाना परिसर में अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए एक रील बनाई थी। जांच रिपोर्ट के बाद पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने बुधवार को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी कर दिया। आज यानी 28 जनवरी को नया आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया गया। अब पुराने एम आधार ऐप की जगह न्यू आधार ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस अपडेट के बाद आधार कार्ड का उपयोग और ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल हो गया है। अब फिजिकल आधार कार्ड अपने साथ रखने की लगभग जरूरत खत्म हो गई। ऐप में आधार पूरी तरह सुरक्षित डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। बैंक, होटल, एयरपोर्ट या सरकारी दफ्तर में पहचान के लिए मोबाइल से ही आधार दिखाया जा सकेगा। अब हर बार ओटीपी पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं होगी। चेहरे से पहचान सत्यापन की सुविधा दी गई है। नए ऐप में क्यूआर कोड से तुरंत वेरिफिकेशन का फीचर भी मौजूद है। अब आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे पहचान किया जा सकेगा। ऐप में मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट की सुविधा भी दी गई है। एक ही ऐप में पूरे परिवार का आधार कार्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब घर बैठे मोबाइल से ही मोबाइल नंबर और पता बदला जा सकेगा। इसके लिए आधार केंद्र जाने या लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह आम लोगों से जुड़ी हर खबरों के लिए आप जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करिए। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद अब आंध्र प्रदेश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की तैयारी शुरू हो गई। राज्य के आईटी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के ऐलान के बाद प्रदेश सरकार ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। यह समूह सोशल मीडिया से जुड़े राज्य स्तर पर नए नियम को लेकर सुझाव देगा। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म फ्रांस के बच्चे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2024 से ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन पूरी तरह लागू है। यूरोप के डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन और आयरलैंड भी इस दिशा में विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चों के सोशल मीडिया बैन करने वाले इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें। झारखंड में पहली कक्षा से 12वीं तक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। निकाय चुनाव के बीच यह सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा 11 मार्च से 14 मार्च तक ली जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली और दूसरी कक्षा की केवल मौखिक, जबकि तीसरी से 7वीं तक की लिखित परीक्षा होगी। 24 फरवरी को 8वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। 14 फरवरी से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। 25 से 27 फरवरी तक 11वीं की परीक्षा होगी। 28 फरवरी और 1 मार्च को 9वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएगी। 9वीं और 11वीं की परीक्षा मैट्रिक और इंटर के निर्धारित केंद्रों पर ओएमआर सीट पर ली जाएगी। जैक बोर्ड के अनुसार 10वीं मैट्रिक की परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक होने वाली है। यह परीक्षाएं सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक, दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 बजे तक ली जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा 24 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। शादी ब्याह का सीजन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इस दिन कल्पवास की भी समाप्ति होगी। इसी दिन शुक्र ग्रह का उदय होगा और मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल शुक्र ग्रह के अस्त रहने के कारण मकर संक्रांति के बाद भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं हो पाए थे।
अब 1 फरवरी को शाम 6 बजे शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा में उदित होंगे। इसके बाद 4 फरवरी से शादी ब्याह का लग्न आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। फरवरी महीने में विवाह के लिए हस्त, स्वाति, रोहिणी, मृगशिरा और अनुराधा जैसे कई शुभ नक्षत्र उपलब्ध रहेंगे। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार फरवरी माह में कुल 17 विवाह मुहूर्त हैं, जबकि मार्च और जून महीना में 12 मुहूर्त रहेंगे। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास भी पड़ रहा है। इस कारण 17 मई से 15 जून और 16 जून से 14 जुलाई तक ज्येष्ठ मास रहेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हटिया राउरकेला पैसेंजर 1 से 4 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसके साथ ही राउरकेला हटिया पैसेंजर को 2 से 5 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू को भी 1 से 4 फरवरी तक रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार यह निर्णय रांची मंडल में विकास कार्यों के चलते लिया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी हर खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें। रांची शहर में अब लापरवाही नहीं चलेगी। खुले में पेशाब करने, सड़क, दीवार और सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा थूकने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला जाएगा। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने इन्फोर्समेंट टीम को साफ निर्देश दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का फोकस है कि रांची को स्वच्छ, सुंदर और गंदगी मुक्त बनाया जाए। अब अगर कोई सड़क पर मलबा डंप करता है, खुले में कचरा फेंकता है या दुकान प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबिन नहीं रखता है तो उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को जेब ढीली करनी होगी। धनबाद के एक अवैध कोयला खदान में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करीब 50 मजदूर दब गए। वहीं इन मजदूरों का कुछ पता नहीं चल रहा है। गल्फरबाड़ी सन्यासी मंदिर के समीप जंगल में चल रही कोयले की अवैध कुआनुमा 3 खदान मंगलवार की देर रात धंस गई। इसमें दबकर कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देर रात करीब 1 बजे 50 से 60 मजदूर सन्यासी मंदिर के पास जंगल में खदान संचालक शक्ति की खदान में घुसकर अवैध ढंग से कोयला काट रहे थे। अधिक कोयला काटने के चक्कर में खदान के अंदर बने पिलर को मजदूरों ने काट दिया। इससे अचानक खदान धंस गई और इसकी चपेट में आने से बगल की गोपाल और मिंटू नामक खदान संचालक की खदानें भी आ गई और वे भी धंस गई। इस घटना में कई मजदूर खदान के अंदर ही फंस गए और कई की मौत मलबे की चपेट में आने से हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक खदान संचालकों ने कुछ स्थानीय कोयला चोर की मदद से खदान के अंदर दबे और फंसे मजदूरों को निकाला और जिन मजदूरों की मौत हो गई थी उनके डेड बॉडी को रात में ही निकाल कर ठिकाने लगा दिया। दुर्घटनाग्रस्त खदानों को डोजर और जेसीबी मशीन से भरवा दिया है ताकि जिला प्रशासन को घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं मिले। पलामू टाइगर रिजर्व एरिया से हाथी के दांत के तस्करी का खुलासा हुआ है। मिर्चैया वाटरफॉल के पास छापेमारी करके 2 हाथी दांत के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सचिन कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो लातेहार के बाड़ेसाण निवासी अशोक प्रसाद का पुत्र है। सुरकमी क्षेत्र से हाथी दांत की तस्करी की गुप्त सूचना पर पलामू टाइगर रिजर्व साउथ डिवीजन के डीएफओ कुमार आशीष की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, इससे पहले 22 सितंबर 2022 को भी बाड़ेसाण रेंज के लाटू जंगल में 300 ग्राम हाथी दांत बरामद किए गए थे। हालांकि उस समय तस्कर घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप योजना की राशि 10,000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिलहाल विद्यार्थियों को 25,000 रुपए प्रत्येक माह मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 35,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी अभी बाकी है। इस योजना से राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से 74 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इनमें 51 विद्यार्थियों को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। 23 नए आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने 74 विद्यार्थियों के लिए 18,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जा रही है। योजना का लाभ लेने में रांची विश्वविद्यालय सबसे आगे है। नीलांबर, पीतांबर और कोल्हान विश्वविद्यालय का प्रदर्शन कमजोर पाया गया है। यह योजना यूजीसी नेट उत्तीर्ण और पीएचडी में पंजीकृत विद्यार्थियों को अधिकतम 4 साल तक वित्तीय सहायता देती है। गढ़वा जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 फरवरी को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। 7 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगा और मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गढ़वा डीसी ने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्ड और 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्री बंशीधर नगर पंचायत में 17 वार्ड और 30 मतदान केंद्र होंगे। मझियाव नगर पंचायत में 12 वार्ड और 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पलामू में मोबाइल खरीदने वाले ग्राहक सावधान हो जाइए, क्योंकि मंगलवार को एक फर्जी मोबाइल फैक्ट्री पकड़ी गई है,
जहां पर नामचीन कंपनियों के नाम पर नकली मोबाइल बनाए जा रहे थे। पलामू पुलिस ने पाकी थाना क्षेत्र के खाप गांव में छापेमारी करके इस अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 112 मोबाइल का मदरबोर्ड, 335 मोबाइल और कई अन्य पार्ट्स बरामद किए गए। इस मामले में खाप के रहने वाले विकल्प कुमार और पांकी के रहने वाले रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि मोबाइल का मदरबोर्ड पश्चिम बंगाल से 200 रुपए में खरीदा जाता था। उसके बाद स्थानीय स्तर पर मोबाइल को असेंबल करके 600 से 700 रुपए में दुकानदारों को सप्लाई किया जाता था। दुकानदार इन्हें 1000 से 1200 रुपए में ग्राहकों को बेचते थे। सबसे गंभीर बात यह है कि यह मोबाइल देश की 2 नामी कंपनियों के नाम पर बेचे जा रहे थे, जबकि उन कंपनियों ने 2017 में ही इन मॉडल्स का निर्माण बंद कर दिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन मोबाइल में लगा IMEI नंबर चोरी का है या वेस्ट मटेरियल से निकाला गया है। झारखंड में सड़कें चकाचक और सफर पूरी तरह बदलने वाला है। राज्य सरकार नए साल 2026 में सड़क कनेक्टिविटी पर जोरदार काम करने जा रही है। राज्य भर में करीब 70 सड़क परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने जिन सड़कों को चिन्हित किया है उनमें शहर से लेकर दूर दराज इलाके शामिल हैं। गढ़वा में गढ़वा चिनिया पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गिरिडीह में बड़कीटांड तिनपल्ली डोकीडीह पथ का पुनर्निर्माण होने वाला है। देवघर से मधुपुर मोहनपुर घाट होकर सड़क की गुणवत्ता सुधरेगी। पाकुड़ से बरहरवा होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क चौड़ी होगी। रांची में पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड तक 4 लेन सड़क बनने वाली है। पुराना विधानसभा से हाईकोर्ट होते हुए नया सराय रिंग रोड तक 10 लेन सड़क तैयार होगी। मनोहरपुर में कोयल नदी पर नया पुल बनेगा। लातेहार में बरवाड़ी भंडरिया पथ चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ सीमा तक नई सड़क बनने वाली है। चाईबासा, धनबाद, साहिबगंज, पलामू और सिल्ली जैसे इलाकों में सड़कें और लिंक रोड तैयार होगी। मतलब गांव, शहर और औद्योगिक इलाकों का कनेक्शन अब झारखंड में मजबूत होगा। झारखंड की युवतियों को हेमंत सरकार 10-10 हजार रुपए देने वाली है। झारखंड की युवतियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। बिहार की तर्ज पर झारखंड में महिला रोजगार योजना शुरू की जाएगी। यह बड़ा संकेत गणतंत्र दिवस के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में दिया है। मंत्री ने बताया है कि इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है। अगर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है तो हजारों युवतियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब झारखंड की बेटियों को केंद्र सरकार के फैसले और राज्य सरकार की अगली घोषणा का इंतजार है। इस राशि से लड़कियां अपनी पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी जरूरतें पूरी कर सकेंगी। राज्य के 19 जिलों में रिक्त पड़े मेडिकल अफसर के 76 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इन नियुक्तियों के तहत राज्य के विभिन्न प्रखंडों में स्थित 66 स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। नियुक्ति बिडिंग प्रोसेस यानी बोली प्रक्रिया के आधार पर होने वाली है। अभ्यर्थियों की उम्र 1 अगस्त 2025 को 21 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। बिड जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अभियान निदेशक RCH कैंपस नामकुम के पते पर बिड जमा कर सकते हैं। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाएगी, जो तब तक जारी रहेगी जब तक संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में नियमित मेडिकल अफसर की पोस्टिंग नहीं हो जाती। शुरुआत में 1 साल का अनुबंध होगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। चयनित डॉक्टरों को सरकारी आवास या स्वास्थ्य केंद्र से 3 किलोमीटर के दायरे में रहना अनिवार्य होगा। जिलावार आंकड़ा देखें तो गढ़वा में सबसे अधिक 20 पद खाली हैं। इसके अलावा चतरा में 7, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में 5-5 पद, जबकि रांची सहित कई जिलों में 1-1 पद रिक्त हैं। झारखंड में ईंट भट्ठा संचालकों के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकालने पर पर्यावरण स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति यानी CTO लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ईंट भट्ठा संचालकों को अपनी कमाई का निर्धारित हिस्सा DMFT फंड में भी जमा करना होगा। कोर्ट ने ईंट भट्ठा संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ईंट बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी लघु खनिज की श्रेणी में आती है, इसलिए इस पर झारखंड माइनर मिनरल कंसेप्शन रूल 2004 पूरी तरह लागू होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मिट्टी का उत्खनन और ईंट निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग नहीं देखी जा सकती। अदालत के अनुसार मिट्टी पर्यावरण का अहम हिस्सा है और बड़े पैमाने पर इसके खनन से भूमि, जल और वायु पर नकारात्मक असर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि DMFT फंड खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों की भरपाई के लिए बनाया गया है, जिसमें ईंट भट्ठा संचालकों को भी योगदान देना होगा। इस फैसले के बाद राज्य में ईंट उद्योग की कार्यप्रणाली पर बड़ा असर तय माना जा रहा है। अब आम लोगों के लिए बिजली से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने वाला है। केंद्र सरकार बिजली कानून में संशोधन करने जा रही है, जिससे पहली बार एक ही बिजली लाइन से कई कंपनियां बिजली दे पाएंगी। अब तक एक इलाके में सिर्फ एक ही कंपनी बिजली देती थी, लेकिन नए नियम आने के बाद ग्राहकों को चुनाव का मौका मिलेगा। मतलब अगर कोई कंपनी महंगी बिजली दे रही है तो दूसरी कंपनी से बिजली लेने का विकल्प हो सकता है। इससे बिजली में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आगे चलकर बिल कम होने की उम्मीद की जा रही है। एक और बड़ा बदलाव बिजली की दर को लेकर के है। अब तक कई राज्यों में बिजली का रेट सालों तक नहीं बढ़ता था, जिससे बिजली कंपनियां घाटे में चली जाती थी।
अब अगर राज्य बिजली आयोग मार्च तक रेट तय नहीं करेगा तो अप्रैल से तय फार्मूले के अनुसार नया रेट अपने आप लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली व्यवस्था समय पर और पारदर्शी बनी रहेगी। उद्योग, रेलवे और मेट्रो को राहत देने की तैयारी है ताकि महंगी बिजली की वजह से सामान महंगा न हो। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे सरकारी बिजली कंपनियां कमजोर हो सकती हैं और निजी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बरसों से एक ही जगह जमे शिक्षकों का अब तबादला किया जाएगा। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार अब शिक्षकों के अंतः जिला यानी जिले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस फैसले से जहां लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में पढ़ा रहे शिक्षकों को शहर आने का मौका मिलेगा, वहीं शहर और प्रखंड मुख्यालय में 5 साल से अधिक समय से जमे शिक्षकों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने जाना पड़ेगा। वर्ष 2019 में स्थानांतरण की नियमावली बनने के बावजूद अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। अब प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों को तैयारी शुरू करने का पत्र जारी कर दिया है। प्राथमिक शिक्षकों का डाटा ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। वहीं माध्यमिक विद्यालयों को 5 जोन में बांटा जा रहा है। नियमावली के अनुसार प्रत्येक जिले में 5 जोन बनाए गए हैं। जोन 1 और 2 में शहर और प्रखंड मुख्यालय के स्कूल आते हैं, जहां 5 साल से ज्यादा पोस्टिंग नहीं होगी। अब नियमावली के अनुसार प्रत्येक साल जून महीने में नियमित स्थानांतरण किया जाएगा। अब अगर झारखंड का कोई व्यक्ति राज्य से बाहर या देश के बाहर किसी आपदा में मौत का शिकार होता है तो उसके परिजनों को हेमंत सरकार मुआवजा देगी। इस फैसले पर राज्य आपदा प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति ने अपनी सहमति दे दी है। अब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। अब तक मुआवजा तभी मिलता था जब आपदा में मौत राज्य के अंदर हुई हो। राज्य या देश से बाहर मौत होने पर कोई सहायता नहीं मिलती थी। सरकार का मानना है कि झारखंड के हजारों लोग रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। ऐसे में सिर्फ मौत की वजह के कारण परिजनों को मुआवजे से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। राज्य में वज्रपात, अतिवृष्टि, सर्पदंश, खनन जनित आपदा, डूबना, भगदड़, गैस रिसाव, आंधी तूफान और लू जैसी घटनाएं विशिष्ट स्थानीय आपदा मानी जाती है। इनमें मौत होने पर अभी 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लाभ लेने के लिए परिजनों को अपने गृह जिले के डीसी के पास आवेदन देना होगा। डीसी घटना का सत्यापन कराएंगे और मुआवजा गृह जिले से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को दोहरी सहायता न मिले। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मिलने वाले 1 लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। इस पर आने वाली बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत होगी और 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकान की बनावट, उपयोग और घर में रहने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस दौरान कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान के फर्श, दीवार और छत की सामग्री, कमरों की संख्या, मकान का स्वामित्व और विवाहित जोड़ों की संख्या शामिल है। सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि घर में मौजूद वाहन, मोबाइल नंबर, इंटरनेट उपयोग, खान पान की जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा पेयजल, शौचालय और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन की जानकारी भी देनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह काम 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। घर घर सर्वे शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से डिजिटल जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। पूरी जनगणना प्रक्रिया डिजिटल होगी और यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग एन्यूमरेशन से जुड़ा होगा। अगर आप महंगे आरओ और बोतलबंद पानी पीकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए। जमशेदपुर और आदित्यपुर में जहर अब पानी से नहीं, थाली के माध्यम से आपके शरीर में घुस रहा है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां जो कभी जीवनदायिनी थी, आज औद्योगिक कचरे के कारण पूरी तरह जहरीली हो चुकी हैं। इन नदियों के पानी से उगाई जा रही सब्जियां अब हैवी मेटल्स का भंडार बन चुकी हैं। पर्यावरण विज्ञान में इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, यानी जहर पहले पानी में, फिर मिट्टी में, फिर सब्जियों में और अंत में थाली के माध्यम से सीधे इंसानों के शरीर में घुस जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लेड, कैडमियम और क्रोमियम जैसी भारी धातु सब्जियों की जड़ों से उनके अंदर तक समा जाती है। डराने वाली बात यह है कि यह जहर न धोने से निकलता है और न ही उबालने से। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियों का दूषित पानी खरकई नदी में जाता है और इसी पानी से दोमुहानी, सोनारी, कदमा और मानगो में खेती हो रही है। यही सब्जियां साकची और बिष्टुपुर बाजारों में बिक रही हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जहर कैंसर, किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर और बच्चों के मानसिक विकास पर सीधा हमला कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब हवा और पानी के बाद अब खाना भी जहरीला हो गया है तो प्रशासन कब जागेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड में मॉडल सोलर विलेज योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के 13 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन जिलों में चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज और सरायकेला के नाम शामिल है। हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इन गांवों को पूरी तरह सोलराइज किया जाएगा
ताकि घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक भवनों को 24 घंटे बिजली दिया जा सके। योजना के तहत हर जिले में 10 गांव के बीच चैलेंज मोड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो गांव सबसे अधिक सोलर क्षमता स्थापित करेगा उसी को मॉडल सोलर विलेज चुना जाएगा और 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा द्वारा किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद जेटेट परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से जेटेट नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद जेटेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है।